नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। 21 दिसंबर 2023 को करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानेंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और करेंगे उनका डिटेल में एनालिसिस। तो सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पहला प्रश्न। देखते हैं, पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किसे FIS प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से किस खिलाड़ी को, भारतीय खिलाड़ी को नवाजा गया है? आंसर इसका हो जाएगा हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह कौन है? हार्दिक सिंह अभी हॉकी टीम के उप कप्तान है। 2022 में भी इनको प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से इनको नवाजा गया था। 2022 के अंदर सीनियर बलबीर सिंह को भी 2022 के सीनियर वर्ग की जो कैटेगरी थी इसके अंदर इस पुरस्कार से उनको नवाजा गया था। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि हॉकी टीम की कैप्टन विमेन कैटेगरी में सविता जो गोलकीपर है, उनको भी 2023 का गोलकीपर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी उनको नवाजा गया है। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। भारतीय खिलाड़ी हार्दिक सिंह भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान हैं जिनको इस पुरस्कार से नवाजा गया। इससे पहले प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 से भी सम्मानित हो चुके हैं। हॉकी इंडिया के बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि 2022 के अंदर जब हॉकी का जो विश्व कप खेला गया था वो भी उड़ीसा में खेला गया और वहां पे जर्मनी विजेता रही थी और बेल्जियम को हरा करके विश्व कप को अपने उन्होंने नाम किया था। ये कहां पे आयोजन हुआ था? ये इसका उड़ीसा में आयोजन किया गया था। गोलकीपर ऑफ द ईयर महिला कैटेगरी के अंदर भारतीय महिला हॉकी टीम के जो कैप्टन है उनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। बात कर लेते हैं कि प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 में महिला कैटेगरी में जॉन डे वार्ड जो नीदरलैंड के उनको नवाजा गया, जबकि गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 का जो अवार्ड है जिसके अंदर पिरमिन ब्लेक डच खिलाड़ी है उसको इस पुरस्कार से नवाजा गया। बात कर लेते हैं कि ओलंपिक के अंदर भारत का जो स्वर्ण पदकों का जो सिलसिला था वो 3 ओलंपिक ऐसे थे जहां पे 28 और 32 और 36, 1928, 1932 और 1936 जहां पे लगातार भारतीय टीम 3 स्वर्ण लेकर के आई थी। उसके बाद में स्वर्ण जो पदक आते थे उसके अंदर सूखा सा आ गया। बहरहाल बात करते हैं कि 2022 के अंदर अभी जो हुआ था, क्या ओलंपिक हुए थे, उस ओलंपिक के अंदर भारतीय टीम ने अगेन फिर जो है अच्छा प्रदर्शन करते हुए वहां पे कांस्य पदक इन्होंने जीता था। बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय हॉकी जो महासंघ है उसकी स्थापना की तो 1924 के अंदर इसकी स्थापना हो जाती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? उसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के अंदर। ये सारी की सारी चीजें आपने देखा कि 2020 के अंदर जो है, अभी 2024 के अभी ओलंपिक होने बाकी, और 2020 का जो कांस्य पदक जो जीता था वो भारतीय टीम ने ही जीता था। बात कर लेते हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम से 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है और अभी हाल ही के अंदर खेल मंत्रालय के द्वारा मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी दिए जाने की घोषणा करी है, जिसके अंदर भारत के 2 खिलाड़ी हैं जिनका नाम सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। उन 2 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड से उनको नवाजा जाएगा। इसके अलावा 27 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया जाएगा। बहरहाल आप देख रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ी हार्दिक सिंह को भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान है, उनको प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से उनको नवाजा गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। हाल ही में IMF द्वारा भारत का ग्लोबल ग्रोथ में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी होने का अनुमान लगाया है? जिस प्रकार विश्व अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो भारत की जो इंजन है, ये भारत का जो ग्रोथ रेट का जो इंजन है वो द्रुत गति से दौड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है और इसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में इसकी जो रेट है GDP ग्रोथ रेट विश्व स्तर पर अगर बात करी जाए तो वहां पे है 16%। सबसे टॉप परफॉर्मर है अभी वर्तमान में। और IMF के द्वारा अभी वर्तमान के अंदर भारत की GDP का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है 6.3%, जबकि वैश्विक योगदान के अंदर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे ग्लोबल ग्रोथ रेट के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? 16% होने वाला है। अगर बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, जिसकी स्थापना जो है वो वर्ल्ड बैंक के साथ ही हो जाती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कहां पे है? वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो भी US के अंदर है। अभी वहां किसकी जो अध्यक्ष है, जिनका क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। IMF का काम क्या है? IMF का काम है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का, कि विश्व के अंदर जितने भी जो देश हैं जो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए जो आर्थिक जंजाल में, कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर
उनको लोन देना और लंबे समय तक कम ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराने का काम ही किसका है? वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का है। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। आईएमएफ के अनुसार भारत आर्थिक मोर्चे पर स्टार परफॉर्मर बना हुआ है। उसका सिर्फ दो ही कारण है कि एक तो यहाँ पे डिजिटलाइजेशन जिसने इतना शानदार तरीके से मतलब अगर देखा जाए तो ग्रास रूट लेवल पे और इसके अलावा बेसिक क्षेत्रों के अंदर काफी सुधार किया, जिसके अंदर बात सबसे पहले करते हैं फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है वो सबसे ज्यादा भारत में हुआ और इसी का परिणाम है कि डिजिटल लेन देन जिस प्रकार से बढ़ा है और उसी के हिसाब से भारत जो है वो आर्थिक तौर पे बड़ी प्रगति करता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखते हैं इसके बारे में। आईएमएफ के अनुसार जीडीपी का अनुमान जैसा कि मैंने आपको बताया था 6.3% के आसपास, और आईएमएफ का गठन की अगर बात करते हैं तो 27 दिसंबर 1945 की में इसका क्या हो जाता है? गठन हो जाता है और वर्ल्ड बैंक के साथ ही हो जाता है। दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहां पर है? वो भी यूएस के अंदर ही। सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 189, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी वर्तमान में अध्यक्ष। और 2024 के अंदर भारत की जो जीडीपी का अनुमान जो अलग अलग प्रकार की जो वैश्विक संस्थाएं वो लगा रही है, जिसके अंदर आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है और फिंच है, मूडीज है, इसके अलावा आरबीआई जो हमारी है उसने भी, आरबीआई ने हाल ही के अंदर भारत की जो जीडीपी का जो अनुमान जो जताया था पहले वो जताया था 6.5%, लेकिन उसको बढ़ा करके कितना कर दिया? उन्होंने भी कर दिया है 7% की दर से भारत का ग्रोथ रेट रहने वाला है। और भारत वर्तमान में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, लेकिन 2027 तक आते आते भारत जो है ये आंकड़ा 5 से स्थान से छूट करके और कहां पे पहुंच जाएगा? ये छूट जाएगा तीसरे नंबर पे। इससे पहले कौन कौन है? तो इससे पहले अमेरिका, चीन और नंबर 3 पे आ जाएगा भारत 2027 तक। ऐसा क्यों? ऐसा है कि हमारी वित्त मंत्री ने अभी ग्लोबल एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था जो भी इकोनॉमिक फोरम के तौर पे जाना जाता है, उसके अंदर उन्होंने घोषणा करी थी कि 2027 तक के आसपास आते आते भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। वर्तमान अगर बात करते हैं तो वहां पे 5वीं। तो इससे पहले कौन कौन? मैंने 2 आपको बताई दिया, जिसके अंदर यूएस है, चाइना है, जर्मनी है, जापान है और 5 नंबर पे कौन सा हो गया? भारत हो गया। इससे पहले 6वां स्थान हुआ करता था, लेकिन ब्रिटेन को पछाड़ करके और भारत तो भी 5वें नंबर पे आ गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च करा है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रहलाद जोशी को। क्या है ये? अगर देखा जाए तो ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके अंदर खनिजों की खोज और उसके बाद में खनिजों का सतत संपोषणीयता के आधार के ऊपर उनका क्या करना? उपयोग करना। अंग्रेजों के शासनकाल से ही इस विभाग की स्थापना हो चुकी थी और सबसे पहले इस विभाग की स्थापना करने का उद्देश्य एक ही था कि यहाँ पे कोयले की जो खानें होती थी उनकी उत्पादकता और कहां पे कोयला मिलने वाला है, इसी के बारे के अंदर इस डिपार्टमेंट की सबसे पहले स्थापना की गई थी। और कहां की गई थी? तो इसकी स्थापना करी गई थी कोलकाता के अंदर। वर्तमान में भी खनिजों से संबंधित डिपार्टमेंट और बहुत सारे ऐसे खनिज अन्वेषण हैं जिनकी खोज ये करता रहता है। फिलहाल आंसर इसका हो जाएगा प्रहलाद जोशी, जो इसके क्या है? अभी मिनिस्टर है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। प्रहलाद जोशी खनन मंत्रालय अन्वेषण में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए संपूर्ण भारत में भूस्थानिक जानकारी तक पहुंचाना और साझा करना और उनका विश्लेषण करना। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसको कहा जाता है जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्थापना इसके 1851 में हो जाती है। हेडक्वार्टर इसका कलकत्ता था और सबसे पहले अगर बात करें तो कोयले के लिए इस प्रकार की खोज की गई थी, उसी के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी में कृषि की जो हिस्सेदारी है उसका अनुमान कितना लगाया है? जब भारत आजाद हुआ दोस्तों, तब भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पे अगर जाना जाता था तो उसके अंदर किसका सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन सा हुआ करता था? तो हुआ करता था कृषि। भारत की लगभग कह सकते हैं कि 80 to 85% जो जनता थी वो कृषि कार्यों के अंदर ही संलग्न हुआ करती थी या इन्वॉल्व हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज हुई, जो भारत कृषि के तौर पे जाना जाता था और इसकी जीडीपी जो थी वो कृषि से ही आती थी, वो धीरे धीरे कम होती होती कितनी पहुंच गई है? वो पहुंच गई है अभी वर्तमान में 15%। और कहा यह जाता है कि जैसे जैसे अगर कोई विकासशील विकसित देशों के अंदर श्रेणी के अंदर आता है तो कृषि का जो भाग है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है और वहीं पे
ये भाग सर्विस सेक्टर में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो सर्विस सेक्टर के अंदर भारत का जो योगदान है जीडीपी में, यह कह सकते हैं सर्विस सेक्टर का योगदान वर्तमान में जीडीपी में भारत का सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर से ही आता है। उसके बाद में उद्योग की बात कर लेते हैं, जबकि प्राइमरी या कह सकते हैं जो प्राथमिक जो कार्य होता था वो कौन सा होता था, वो होता था कृषि। और अभी वर्तमान के अंदर 58% जनता वो कृषि कार्यों के अंदर ही इन्वॉल्व है। कृषि के अंदर दो चीजें शामिल होती हैं, एक तो कृषि होता है और उसके साथ में होता है पशुपालन, तो दोनों चीजें इसके अंदर शामिल करी जाती है। बहरहाल आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी कितनी अगर आकी अनुमान लगाए, इसका आंसर हो जाएगा 15%। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है कृषि में, लगभग 58% के आसपास। भारत में कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है, हम सब लोगों को विदित। और भारत की जो कृषि है अगर बिना मानसून के अगर हम करते हैं तो इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत के अंदर दो प्रकार के मानसून यहाँ पे आते हैं, एक तो अरब सागर से आता है, दूसरा बंगाल की खाड़ी से आता है। और ये जो है कह सकते हैं कि जून के अंदर इसकी शुरुआत होती है और सितंबर के आते आते क्या है मानसून विदाई ले लेता है। देख लेते हैं इसके अलावा कृषि आबादी का संलग्न प्रतिशत 18%। तो वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री है, हमने लिखा है नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर नहीं है क्योंकि इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था एमपी से और वहीं पे आप वो क्या बन गए, वहां के एमएलए बने। और वर्तमान में ये क्या है, ये वहां के विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए ये सारे प्रश्न आपने देखे। इसके अलावा देखते हैं अब आज के संविधान सभा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसकी सीरीज लेकर के हमें काफी लंबा समूह लेकर के आ गए हैं और आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट जानते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही सामान्य प्रश्न है। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो है वही प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। और उन्हीं का परिणाम या उन्हीं की अध्यक्षता का ही परिणाम कि जो भारत का विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है जिसको हम पढ़ते हैं देखते हैं, और भारत की कानून व्यवस्था, हमारा जो विधि का शासन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो इसके द्वारा ही चलता है। और इसके जो अग्रणी थे या कह सकते हैं जो यहाँ इसके जो शिल्पकार थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में निहित है? आर्टिकल है 368, आर्टिकल 368, ये इसका हो जाएगा आंसर। अब एक प्रश्न मैं इसके साथ में और आपको बताता चलूं कि संविधान जो संशोधन है उसकी प्रक्रिया हमने किस देश से अडॉप्ट करी है? आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को वहां से उठाया है। वैसे मैं आपको पहले सेशंस में भी बता चुका हूं कि लगभग 60 देशों के संविधान जो है वहां का उन्होंने क्या करा, उसको देखा, सोचा और उसकी समीक्षा करी, हमारे जो संविधान जो निर्माता थे। और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अंग जो भारत के लिए भी मुफीद हो सकते थे, अच्छे हो सकते थे, उनको भी हमने शामिल किया है। उन सरीखे देशों की अगर बात करें तो उसके अंदर देखा जाता है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और रूस। इस प्रकार के देश है जहां से हमने बहुत सारी चीजें वहां से हमने ली है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? बी.एन. राव। संवैधानिक जो परामर्शदाता थे वो कौन थे? बी.एन. राव थे। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा प्रस्तुत किस योजना में प्रांतों के समूहीकरण का प्रावधान था? ये आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के अंदर प्रांतों का जो समूहीकरण था उसका जो पूरा का पूरा जो प्रस्ताव था वो किसके अंदर समाहित था? वो था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। चलिए जान लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य कब चुना गया था? संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी, हम सब लोगों को हुई थी 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। 11 दिसंबर को इनको क्या चुन लिया गया था? स्थायी सदस्य उनको चुन लिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर की बात करते हैं तो 13 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री या कई यूं कहें कि भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था जो 13 दिसंबर को ही किया गया।
और इसका एक्सेप्ट कब हुआ था? ये हुआ था 22 जनवरी 1947। इस प्रस्ताव को क्या कर दिया गया? मान लिया गया 22 जनवरी 1947 को। चलिए जानते आज के सेशन का 5वां प्रश्न। हाल ही में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? आंसर इसका हो जाएगा पूनम खेत्रपाल सिंह को। पूनम खेत्रपाल सिंह को इस अवार्ड से नवाजा गया। अभी वर्तमान में भूटान की चर्चाओं में बना हुआ था, कल हमने सेशन करा था, उसके अंदर 1000 वर्ग किलोमीटर के अंदर 1000 वर्ग किलोमीटर के अंदर भूटान एक ग्लोबल सिटी बनाने की एक योजना बना रहा है और इसको कहा जा सकता है कि विश्व का पूर्वी द्वार, विश्व का पूर्वी द्वार के नाम से इसको जाना जा रहा है। इसके अंदर एयरपोर्ट की सुविधा होगी और साथ में ही बौद्धिस्ट आध्यात्मिक केंद्र और बौद्ध धर्म के बारे में बहुत बड़ा यहाँ पे क्या बनाया जाएगा? सेंटर, और दुनिया को बौद्ध धर्म की जानकारी देने के लिए इस प्रकार का 1000 वर्ग किलोमीटर के अंदर एक शहर बनाया जा रहा है। और ये जो शहर है ये कहां पे स्थित है? ये इसकी जो जगह कहां पे चिन्हित की गई है? ये भारत और भूटान के दोनों के मध्य जो यहाँ पे इंटरनेशनल जो टेरिटरी लगती है, भारत के नजदीक लगती है, वहीं पे इसको यहाँ पे किया जाएगा, इसको स्थापित किया जाएगा। और वहां के जो भूटान के वर्तमान में जो राजा हैं, जिनका नाम क्या है? इनका नाम है जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक। ये वर्तमान में वहां के राजा हैं। चलिए भारत सब अगर देखा जाए कि भूटान सबसे ज्यादा अगर उसकी आर्थिक अगर आय होती है तो किससे होती है? बिजली उत्पादन से होती है। और उसकी जो कमाई का जो सबसे बड़ा अगर जरिया है वो भी कौन सा है? वो भी बिजली उत्पादन ही है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? दूसरे देशों को बिजली बेचता है और वहां से धन प्राप्त करता है। राजधानी की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है थिम्पू। बहरहाल प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पूनम खेत्रपाल सिंह क्या है? डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्वी एशिया की क्षेत्र निवेशक है और भूटान के 116वें राष्ट्रीय दिवस पर इस समारोह के अंदर उस पुरस्कार से उनको वहीं के राजा जो थे उन्होंने इस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया। अभी वर्तमान में जो आपको बता रहा था गेलेफू शहर परियोजना, ये भी चर्चाओं में बनी हुई है और इसका शुभारंभ भी वर्तमान में कर दिया गया है। भूटान का जो है इस परियोजना को दूसरे एक बड़े नाम से भी जाना जा रहा है और उस नाम है कौन सा? द लैंड ऑफ थंडरस्टॉर्म भी इसको कहा जा रहा है। भूटान जीवन स्तर के सकल राष्ट्रीय खुशी की नापता है और ना कि सकल घरेलू उत्पाद। विश्व के अंदर देखा जाता है कि हम कितनी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी है, लेकिन हमारा ही एक छोटा ब्रदर भारत बड़ी भूमिका में हमेशा रहता है बिग ब्रदर वाली डील में, लेकिन हमारा छोटा भाई ये कह सकते हैं छोटा देश भूटान, वहां पे व्यक्ति की खुशहाली आपकी जीडीपी से नहीं, आपकी प्रति व्यक्ति आय से नहीं, वहां खुशहाली है आपकी खुशी से, कि आप अपनी जिंदगी के अंदर कितना खुश रहते हैं और कितने अल्प संसाधनों के अंदर अपने आप को मैनेज कर पाते हैं, और वही वहां का पैमाना है। तो वहां पे राष्ट्रीय खुशी से नापता है, ना कि सकल घरेलू उत्पाद से। मुख्यतः बिजली का ये क्या करता है? ये निर्यात करता है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न संख्या 6। हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यू के जरिए 7425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? हम सब लोगों को पता, आजकल बहुत सारी बैंक्स या बहुत सारी कंपनीज आईपीओ लेकर के आते हैं, उसके बाद में बाजार से पूंजी जुटाती हैं। इसी के क्रम के अंदर एचडीएफसी बैंक ने 7425 करोड़ रुपए वर्तमान में मार्केट से इसने जुटाए हैं। हम सब लोगों को विदित कि ये भी अनुसूचित शेड्यूल बैंक और इसकी स्थापना 1994, हेडक्वार्टर इसका मुंबई और बाबू वर्गीस इसके अध्यक्ष और इसके उन्होंने स्थापना भी इसकी करी थी। अगर बात करें कि निजी अगर कैपिटलाइजेशन की अगर बात करें तो भारत के जो शीर्ष 3 ऐसे बैंक जो आते हैं किससे? निजी सेक्टर से आते हैं, उनके अंदर सर्वप्रथम सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा है? एचडीएफसी बैंक है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। एचडीएफसी एक बुनियादी ढांचे और किफायती आवास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए उसने 7425 करोड़ रुपए का जो पैसा है जुटाया, वो किसके जरिए जुटाया? आईपीओ के जरिए जुटाया है। अभी देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक की स्थापना है अगस्त 1994 में होते बाबू वर्गीस इसके स्थापक हुआ करते थे, और अभी जो वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। 1995 के अंदर अनुसूचित वाणिज्य बैंक के रूप इसने कार्य करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है। इसके अलावा 2 ऐसे शीर्ष बैंक कौन कौन से हैं? तो एक तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी नंबर 1 पे हो गया, और इसके अलावा हो गया कौन सा? महिंद्रा कोटक। महिंद्रा कोटक भी
भारत के निजी क्षेत्र के बैंकर सिर्फ 3 बैंकों की बात करें उसके अंदर इसका स्थान भी आता है। बहरहाल नंबर 1 पे कौन बना हुआ है? एचडीएफसी बैंक बना हुआ है, जिसने 7,425 करोड़ रुपए बाजार से आईपीओ के जरिए जुटाए हैं। कार्य क्या रहेगा? किफायती आवास लोगों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस प्रकार का वित्त पोषण देने का काम किसने करा है? एचडीएफसी बैंक ने किया है। चलिए जान लेते हैं आज के सेशन का 7वां प्रश्न। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया है? आंसर इसका हो जाएगा 2 लोगों को, सात्विक साईराज और चिराग सेठी। दोनों ही बैडमिंटन खिलाड़ी और इनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से नहीं हुई थी। पहले इसका जो पुरस्कार का जो नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल पुरस्कार। सबसे पहले किसको मिला था? ये मिला भारत के जो चेस के शतरंज के जो ग्रैंड मास्टर है जिनका नाम है विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा बात करते हैं कि इस साल अर्जुन अवार्ड से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? अर्जुन अवार्ड के अंदर भी 26 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। हर साल दिया जाता है और खेल हस्तियां जो होती है उसको इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। बात कर लेते हैं कि खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के नाम से ही जो है खेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी और उनका जो जन्म दिवस आता है वो आता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को खेल दिवस भी मनाया जाता है। और अभी पहले वाले प्रश्न में हमने कवर करा था कि 2020 के अंदर ओलंपिक के अंदर भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता था। बात कर लेते हैं 1928, 1932 और 1936 के अंदर लगातार 3 बार ओलंपिक के अंदर हॉकी के अंदर मेजर ध्यानचंद की अगुवाई के अंदर ही हम लोगों ने भारत ने 3 लगातार ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जीते थे। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। 26 खिलाड़ी जो है उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 9 जनवरी 2024 को हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाएगा। खिलाड़ी कौन से हैं? अभी वर्तमान में मेजर ध्यानचंद जो कैटेगरी के अंदर जिनको चुना गया, चिराग चंद्रशेखर सेठी और सात्विक साईराज को चुना जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और पुरस्कार का नाम विश्व में हॉकी के जो जादूगर है मेजर ध्यानचंद के नाम से इसका पुरस्कार को दिया जाता है और 3 बार ओलंपिक स्वर्ण विजेता है। पुरस्कार की राशि की बात करते हैं, सवाल पूछा जा सकता है यहां से कि पुरस्कार की राशि कितनी है? 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रथम पुरस्कार 1991-92 में जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम हुआ करता था, सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को दिया गया था और उसके बाद में इस पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। और 29 अगस्त जो इनका जीवन का कह सकते हैं कि जन्म दिवस है, वो खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किस देश ने हासोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण करा? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? उत्तरी कोरिया। भारत और अमेरिका और पड़ोसी देश भी उत्तरी कोरिया की इस एक्टिविटी से चिंतित है और सुनने में भी ये भी आता है कि जो है उत्तरी अमेरिका ने चीन के सहयोग से, रूस के सहयोग से परमाणु बम भी उसने बना लिए हैं। और लगातार क्षेत्रीय अशांति का अगर कोई कारण बनता है, अगर बात करते हैं प्रशांत महासागर जहां पे जापान भी उसके अंदर ही शामिल, तो इस राष्ट्र का नाम है कौन सा? उत्तर कोरिया। राष्ट्राध्यक्ष की बात करें जिनका तानाशाह के रूप में जाना था, किम जोंग, वहां के तानाशाह। बात आपसे पूछी जा रही है कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण तो उत्तरी कोरिया ने कर दिया है। अब मैं आपको इस प्रश्न के माध्यम से बताने वाला हूं कि बैलिस्टिक मिसाइल और 2 प्रकार के जो मिसाइलें होती है, एक तो होती है क्रूज मिसाइल और एक होती है कौन सी? बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो टारगेट को आप हिट करते हैं तो सबसे पहले पूरा का पूरा वर्टिकल जाती है और ऊंचाई को पार करती है, उसके बाद फिर यहां से डाउन होकर के क्या करती है? टारगेट को हिट करती है। इसके अलावा क्रूज मिसाइल का मतलब ये यदि समानांतर रूप से अगर बैलिस्टिक जाती है और उसके बाद क्या करता है, ये यहां से हिट करके और नीचे की तरफ ये आती है। दोनों के अंदर वर्तमान में इतना ही फर्क, और दोनों ही जो चीजें हैं जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें और क्रूज मिसाइल की बात करें, अंतर महाद्वीपीय इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जो वर्तमान में उत्तरी कोरिया ने लॉन्च करी है। सबसे ज्यादा खतरा दक्षिणी कोरिया और जापान को। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न।
इसके अंदर आप कुछ और चीजें देखते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के दोनों के अंदर जो मैंने आपको बताया ग्राफ के जरिए अभी फर्क क्या होता है। प्रारंभ में ईंधन का प्रयोग करती है, स्थिर लक्ष्यों को भेजा जा सकता है, ये कह सकते हैं मूवमेंट वाले जो लक्ष्य उनको आप नहीं भेज सकते। एक बार आपने टारगेट को कर दिया उसके बाद आप उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, वही लिखा है इसके अंदर। एक बार दागने के बाद लक्ष्य में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है कि इसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर, और रडार की पकड़ के अंदर आसानी से अगर आती है तो उनको न्यूट्रलाइज करने में भी क्या रहती है, आसानी रहती है। ये हो गया कौन सा, बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन ये क्या है, पुरानी तकनीक, और अभी वर्तमान में जमाना किसका, क्रूज मिसाइल का। तो क्रूज मिसाइल के अंदर देखिए क्या होता है, प्रारंभ से अंत तक ईंधन का ही प्रयोग होता है, एक बात है। स्थिर और गतिशील दोनों लक्ष्यों को भेज सकते हैं, मूवमेंट वाले टारगेट भी और स्टैटिक जो टारगेट्स होते हैं दोनों को आप क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। दागने के बाद भी लक्ष्य में परिवर्तन करा जा सकता है, जबकि लक्ष्य में परिवर्तन बैलिस्टिक में नहीं किया जा सकता था। धरातल के समानांतर और कम ऊंचाई पे, जैसे मैंने बताया था कि धरातल के बिल्कुल समानांतर चलती है, कम ऊंचाई पे चलती है, उड़ने के कारण रडार में पकड़ना मुश्किल होता है। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल का मैंने आपको बताया था वर्टिकली जाती है और वहीं पे आप रडार के अंदर पकड़ के अंदर आ सकते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऊंचाई कितने टारगेट को हिट करती है, मूवमेंट वाले को कर सकती है कि नहीं कर सकती। ईंधन जो है प्रारंभ में ही इसके अंदर जो ईंधन यूज होता है, जबकि क्रूज के अंदर अंत तक ही ईंधन क्या होता है, फ्यूल ही यूज होता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। हाल ही में वर्ल्ड वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है किसने, फ्रांस ने। ये भारत, ये जो है वो भारत क्या, फ्रांस का ये तीसरा खिताब था। अभी तक कितने हो सके, 26 संस्करण हो चुके हैं, और अभी वर्तमान में फ्रांस ने इसको अपने नाम किया चैंपियनशिप 2023 का। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। फ्रांस तीसरा खिताब है, 26वां संस्करण, नॉर्वे को हरा करके इस किताब को अपने नाम किया। आयोजन इसका 26 नवंबर से लेकर के 17 दिसंबर के मध्य इसका किया गया। कहां पर किया गया, तो ये कहा गया कि नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, संयुक्त रूप से यहाँ पे इसकी मेजबानी की गई इन देशों के द्वारा। और टॉप स्कोर रहा है मार्केटा जकार्गोवा, इसमें 63 गोल इन्होंने करे हैं। अब बात करते हैं विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप कब, किसकी शुरुआत कब होती है, 1957 में। सर्वप्रथम विजेता रहे चेकोस्लोवाकिया, और सर्वाधिक विजेता रहे नॉर्वे और रूस, जो 4-4 बार इसको जीत चुके हैं। जबकि फ्रांस है, उसने अभी तक कितनी बार जीते, अब इसने जीता 3 टाइम्स। महिला विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप 2021 की जो विजेता जो टीम बनी थी वो कौन बनी थी, नॉर्वे और रूस दोनों ऐसे देश हैं जिन्होंने 4-4 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। जानते हैं आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य द्वारा पीएम श्री स्कूल योजना में लागू करने के लिए मूल रूप से हस्ताक्षरित एमओयू से पीछे हट गई हैं। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, ये राज्य हैं भारत के अंदर 6 राज्य इसके अंदर वापस पीएम श्री स्कूल में से क्या हो गए, देश भर के अंदर इस प्रकार की स्कूल हैं वो बनाने का और उनको संचालित करने के लिए पीएम श्री स्कूल योजना के नाम से एक योजना शुरू करी गई थी, जिसके अंदर हमारे 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिनको इसको क्या करना था, इंप्लीमेंट करना था। लेकिन अभी पंजाब सरकार ने भी इस योजना से अपने हाथ खींच लिए हैं। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब के अलावा भी कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका मैं आपको बताने वाला हूं, बिहार, दिल्ली, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल, इन्होंने भी इस जो योजना थी उससे क्या हो गए हैं, वो असहमत हो गए हैं। और अभी देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या, 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यूटीज द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीज और नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस के साथ में समझौता ज्ञापन एमओयू पहले से करे थे। अब पीएम श्री योजना क्या है देख लेते हैं इसके बारे में, कि देश भर के 14,500 स्कूलों का विकास उन्नयन, पीएम श्री स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हम सब लोगों को विदित, एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, शिक्षा प्रदान करने का आधुनिक, परिवर्तनशील और समग्र तकनीक प्रदान करने के लिए पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया गया था। चलिए जान लेते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। नीति आयोग के अनुसार कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य सर्वप्रथम स्थान पर है, आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को ही तोड़ करके उसके टुकड़े करके और दूसरा राज्य कौन बनता है, 2 जून 2014 को तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी, हैदराबाद, और अमरावती भी वहां पर राजधानी बनाने की कवायद चल रही है। अमरावती के अंदर भारत का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित भी अभी वर्तमान में वहां पे किया जा रहा है। और इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट्स देख लेते हैं। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, द्वितीय स्थान पे कौन सा है, बात करी जा रही है कृषि मार्केटिंग विपणन,
प्रश्न आपसे वहां से पूछा जा रहा है कि मार्केटिंग विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के तौर पे सबसे अव्वल दृष्टि से अगर देखा जाए तो कौन सा राज्य चुना गया है, तो आंसर हो जाएगा इसका हैदराबाद। जबकि नंबर 2 पे कौन सा रहा है, उत्तर प्रदेश रहा है। राज्य की नई अमरावती, पहले इसकी हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में जो नई राजधानी अमरावती बना दी गई है। आंध्र प्रदेश अमरावती देश का 25वां उच्च न्यायालय। नीति आयोग की बात करते हैं कि नीति आयोग के द्वारा ही अभी कृषि विपणन के अंदर जो रैंकिंग बनाई जा रही है वो नीति आयोग के द्वारा निर्धारण किया जा रहा है। हम सब लोगों को विदित की पहले योजना आयोग हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में नीति आयोग संचालित है और वही भारत का थिंक टैंक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और इसकी स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 2015 के अंदर नीति आयोग की स्थापना हो जाती है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है सुमन के बेरी। और सीईओ कौन है, तो जिनका नाम BR सुब्रमण्यम इसका नाम है। सदस्यों की बात करें, नीति आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है, 15 है। तो आज आपने इस इंपॉर्टेंट सेशंस के अंदर जाने बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हमने किया उनके साथ में डिटेल में एनालिसिस। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।